नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड तथा बीए थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रादेशिक जो संकल्पना है उसका विकास कैसे हुआ, प्रदेश किसे कहते हैं और प्रदेश की परिभाषाएं। प्रदेश की परिभाषाओं के बाद अब जो अगला टॉपिक है वो आता है कि प्रदेश का जो विभाजन किया जाता है उसके सिद्धांत क्या रहते हैं, यानी प्रादेशिकरण के सिद्धांत। प्रादेशिकरण के सिद्धांत यानी किसी भी संपूर्ण प्रदेश को या किसी क्षेत्र को अलग अलग इकाई क्षेत्रों में बांटने के पीछे जो सिद्धांत रहते हैं, कौन सी आधारभूत विचारधारा उसके पीछे कार्य करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देखा प्रादेशिकरण की जो या प्रदेशों में किसी क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करने की जो विचारधारा है वह प्राचीन विचारधारा है। काफी समय से विचारधारा चली आ रही है, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। और किसी भी प्रादेशिकरण का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, यानी किसी भी क्षेत्र को विभिन्न प्रदेशों में हम बांटते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में हम बांटते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार अवश्य कार्य करता है, कुछ ना कुछ सिद्धांत उसके पीछे कार्य करते हैं। तो हम प्रादेशिकरण के सिद्धांत पढ़ेंगे ग्रीक के अनुसार। ग्रीक विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्रादेशिकरण के कुछ सिद्धांत बताए हैं। तो प्रादेशिकरण जो है वो एक समस्या सापेक्ष प्रक्रिया होती है, यानी किसी समस्या को ध्यान में रख करके प्रादेशिकरण किया जाता है। प्रादेशिकरण एक समस्या आधारित या समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, यानी जिस प्रकार पूरे प्रदेश को एक इकाई मान करके अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। अगर उन भिन्नताओं का एक साथ अध्ययन करेंगे तो वह थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और उलझन भरा भी हो सकता है। इसलिए उस प्रदेश को हम उन विभिन्नताओं के अनुसार और उनकी आंतरिक समानताओं के अनुसार छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं और वही प्रादेशिकरण कहलाता है। तो प्रादेशिकरण है वो एक समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, यानी समस्या के आधार पर या किसी समस्या विशेष को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिकरण की प्रक्रिया की जाती है। प्रत्येक समस्या के लिए पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता इसमें होती है, यानी एक समस्या के लिए हम अलग से वर्गीकरण करेंगे, अनेक समस्याओं के लिए एक ही वर्गीकरण है वो कारगर साबित नहीं होता। यानी समस्या आधारित वर्गीकरण करना पड़ेगा, यानी प्रत्येक समस्या के लिए हमें पृथक पृथक वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है। समस्या आधारित प्रक्रिया है और प्रत्येक समस्या के लिए पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ कि प्रादेशिकरण है वो समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, यानी किसी समस्या विशेष को ध्यान में रख करके की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक समस्या के लिए पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, यानी क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने के लिए उस क्षेत्र के अलग अलग विभाग है हमें करने पड़ेंगे। जैसे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं जिस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाएंगी उसके लिए अलग से विभाग बनाना पड़ेगा। जहां पर जलवायु प्रदूषण की समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या है, तो प्रदूषण वाला जो क्षेत्र है उसका एक अलग इकाई बनानी पड़ेगी। जहां पर जलवायु की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं तो प्रत्येक समस्या के लिए हम क्षेत्र को अलग अलग
वर्गीकरण करेंगे, यानी प्रत्येक समस्या का एक पृथक वर्गीकरण होना आवश्यक है। यानी सभी समस्याओं के लिए हम एक ही वर्गीकरण को काम में नहीं ले सकते। जैसे हमने किसी क्षेत्र को, किसी एक समस्या को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इकाइयों में बांट दिया। जैसे किसी प्रदेश में मरुस्थलीकरण की समस्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस पूरे के पूरे प्रदेश में मरुस्थलीकरण की समस्या हो। हमें उसको छोटी छोटी इकाइयों में उसकी विभिन्न समस्याओं के आधार पर उसे बांटना होगा। जैसे राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या पाई जाती है, तो पूरे राजस्थान को एक ऐसे प्रदेश में नहीं रखा जा सकता जिसमें मरुस्थलीकरण की समस्या पाई जाती है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ जल भराव की समस्या भी पाई जाती है। तो उसके लिए एक अलग, यानी ये एक अलग समस्या है और इसके लिए एक पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रादेशिकरण के अंदर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समस्या के लिए हमें पृथक वर्गीकरण करना चाहिए। तो दूसरी बात, प्रादेशिकरण में यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के अध्ययन के लिए, यानी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, तो उनके अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के अध्ययन के लिए पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। यानी विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके लिए हमें अलग अलग वर्गीकरण करने पड़ेंगे। यानी एक ही वर्गीकरण में हम सभी प्रकार के तत्वों को, यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, भौतिक हैं, उनको नहीं पढ़ सकते। एक ही वर्गीकरण के अंदर एक ही वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए क्या है, हमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझने के लिए वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार के करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो तत्व है उसकी प्रकृति भिन्न होती है। प्रत्येक तत्व की प्रकृति भिन्न होती है, यानी सभी तत्व एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकृतियां उनकी पाई जाती है। अब जैसे किसी भी क्षेत्र में हम किसी एक विशेष फसल को लेकर के वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में हमें अन्य चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी फसल के लिए जो वर्गीकरण किया गया है वो सभी पर मान्य नहीं हो सकता। अन्य जो फसलें हैं उनके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो अलग अलग होंगी, उनके लिए जो आवश्यक मौसमी तत्व हैं वो भी अलग होंगे। इसलिए क्या है, प्रत्येक तत्व के लिए हमें वर्गीकरण पृथक रूप से करना होगा, न कि हमने एक वर्गीकरण किया और उसी में सभी तत्वों का अध्ययन कर लिया। तो इस प्रकार क्या है, प्रत्येक तत्व के लिए हमें अलग वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ये दो बातें होंगी। तीसरी जो बात है कि वर्गीकरण एक बार कर दिया तो वह सदैव मान्य नहीं हो सकता। यानी हमने किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रादेशिक वर्गीकरण किया और हमेशा उसी वर्गीकरण को काम में ले सकें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो तत्व पाए जाते हैं वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमें एक ही वर्गीकरण से हमारा काम है वो नहीं चलने वाला, हमें वर्गीकरण में सुधार करने पड़ेंगे। यानी प्रादेशिकरण की कोई भी योजना अंतिम नहीं हो सकती। तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रादेशिकरण की कोई भी योजना अंतिम नहीं हो सकती। यानी हमने किसी एक इकाई को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया, प्राकृतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश हो गया, सांस्कृतिक प्रदेश हो गया, मृदा प्रदेश हो गया, तो इस प्रकार हमने उसको विभिन्न प्रदेश
प्रदेशों में बांट दिया। तो एक बार प्रादेशिकरण के बाद ये नहीं है कि उसको कभी भी दोबारा उस क्षेत्र का प्रादेशिकरण करने की आवश्यकता न हो, यानी प्रादेशिकरण की कोई भी योजना है वो अंतिम नहीं हो सकती, उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी बदलाव उसमें हमें करना पड़ेगा। तो जैसे क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो उनमें बदलाव होते रहते हैं, उनकी प्रकृति बदलती रहती है, इसलिए हमें योजना अंतिम नहीं माननी चाहिए। उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन की आवश्यकता होती है। यानी हमने कोई प्रादेशिकरण की योजना बना दी किसी तत्व विशेष को ध्यान में रखते हुए, तो आने वाले समय में विभिन्न नई जानकारियां उसके बारे में हमें मिलेंगी, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, उसके लक्षणों में परिवर्तन हो जाएंगे, तो उसी आधार पर हमें फिर से उसका संशोधन करना पड़ेगा। जैसे किसी क्षेत्र विशेष का हमने वर्गीकरण किया, पर्वतीय प्रदेश का हमने वर्गीकरण किया, जितनी जानकारियां हमने पहले जुटाई थी उतनी जानकारियों के आधार पर हमने उस क्षेत्र का वर्गीकरण कर दिया, लेकिन आने वाले समय में विभिन्न खोजों के द्वारा विभिन्न नई जानकारियां उसमें जुड़ती चली गई, तो उसके लिए फिर हमें अलग से दोबारा पुनः संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए प्रादेशिकरण की कोई भी योजना जो बनाई जाती है उसे अंतिम योजना नहीं माना जा सकता, उसमें संशोधन की आवश्यकता हमेशा रहती है। अगला सिद्धांत देखते हैं। वैसे प्रादेशिकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रदेश का हम प्रादेशिकरण अगर करते हैं तो वह इस प्रकार हो कि संपूर्ण क्षेत्र किसी न किसी इकाई में अवश्य सम्मिलित हो जाए, यानी प्रादेशिक इकाइयों का निर्धारण प्रादेशिक इकाइयों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्र या भाग किसी न किसी इकाई में सम्मिलित हों। यानी चौथा सिद्धांत क्या कहता है कि प्रादेशिकरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रादेशिक इकाइयों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रदेश के जो सभी क्षेत्र हैं वो किसी न किसी सभी क्षेत्र या भाग किसी न किसी इकाई में सम्मिलित होने चाहिए। यानी हम पूरे प्रदेश को अलग अलग भागों में बांट दें तो उसके बाद उसके अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं रहना चाहिए जो किसी भी इकाई में सम्मिलित न हो। अतः इस प्रकार प्रादेशिकरण करना चाहिए कि पूरा प्रदेश जो है उसके जितने भी भाग हैं, जितना उसका क्षेत्रफल है, उसमें जितने भी भूभाग आते हैं, जितनी भी इकाइयाँ उसमें बनती हैं, वो इस प्रकार हो कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो किसी न किसी इकाई में अवश्य आए, चाहे वो भौतिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक जलवायु प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में, प्रकार्यात्मक प्रदेश में सम्मिलित हो। यानी प्रत्येक क्षेत्र है वो किसी न किसी प्रदेश या प्रादेशिक इकाई में सम्मिलित होना आवश्यक है। इस प्रकार हमने ये प्रादेशिकरण के 4 सिद्धांत पढ़े। जैसे पहला था प्रादेशिकरण एक समस्या सापेक्ष प्रक्रिया है, प्रत्येक समस्या के लिए एक पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दूसरा जो हमने पढ़ा कि प्रादेशिकरण में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक तत्व के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के तत्वों के अध्ययन के लिए पृथक प्रादेशिकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक जो तत्व है वो अपने आप में भिन्न होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो दूसरों से उसे अलग बनाती हैं। तो प्रत्येक तत्व के लिए अलग से प्रादेशिकरण की आवश्यकता होती है। तीसरा हमने पढ़ा कि प्रादेशिकरण की कोई भी योजना होती है वह अंतिम योजना
क्योंकि प्रादेशिकरण करते समय हमारे पास जो जानकारियां हैं, हमारे पास जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रादेशिकरण की योजना में संशोधन की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रादेशिकरण योजना है वो अंतिम नहीं हो सकती। चौथा, प्रादेशिक इकाइयों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्र किसी इकाई के अंदर सम्मिलित हो जाए। यानी इस प्रकार का वर्गीकरण होना चाहिए कि प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जितने भी, वो किसी न किसी इकाई में अवश्य आने चाहिए। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जो किसी इकाई में न आए, यानी कोई हिस्सा ऐसा न रह जाए जो किसी इकाई में सम्मिलित न हो। अब हम आगे देखते हैं प्रदेशों के प्रकार। प्रदेशों के प्रकार। प्रदेशों का वर्गीकरण विभिन्न तत्वों के आधार पर किया जाता है। यानी प्रदेश में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और उनके आधार पर हम प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे भौतिक प्रदेश है, सांस्कृतिक प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है। तो उनका वर्गीकरण विभिन्न तत्वों के आधार पर होता है। प्रदेशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रीजन्स, प्रदेशों के प्रकार। तो प्रदेशों के जो मुख्यतः है वो दो प्रकार बांटे गए हैं। 1937 में प्रकाशित विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण, एक लेख प्रकाशित हुआ था 1937 में, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। यानी विश्व में कौन कौन से प्रदेश पाए जाते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इस लेख को प्रकाशित किया था रोक्सबी, स्टाफ था, मायर्स ने। ये विद्वान थे रोक्सबी, स्टाफ तथा मायर्स। इन विद्वानों ने विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण एक शोध पत्र या एक लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें विश्व को विश्व के प्रदेशों का जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में बांटा गया था। दो भाग बांटे, यानी प्रदेश है उसके मुख्यतः दो आधार या दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जननिक प्रदेश और दूसरा प्रकार है विशिष्ट प्रदेश। जेनेरिक रीजन और स्पेसिफिक रीजन। यानी एक विशिष्ट प्रदेश हो गया, स्पेसिफिक रीजन हो गया, और दूसरा है जननिक रीजन। तो ये दो इन्होंने मुख्य प्रकार इनके बांटे थे। जेनेरिक प्रदेश या जननिक जो प्रदेश है यह किसी एक तत्व या विशिष्ट संबंध के आधार पर सीमांकित इकाइयां होती हैं। किसी एक तत्व या एक विशिष्ट संबंध पर आधारित इकाइयां। यानी जननिक प्रदेश में किसी एक विशेष तत्व को ध्यान में रख करके प्रादेशिकरण
किया जाता है। इसका सीमांकन किसी एक विशेष तत्व के आधार पर ही किया जाता है। जो विशेष तत्व उसे दूसरे प्रदेश से भिन्न बनाता है, जैसे हिंदी भाषा का प्रदेश है वो अंग्रेजी भाषा के प्रदेश से भिन्न होता है, तो हिंदी भाषा एक विशिष्ट तत्व हो गया जो उसे एक विशेष प्रदेश का दर्जा प्रदान करता है। ये जो जननिक प्रदेश है, भूतल पर ऐसे अनेक प्रदेश हो सकते हैं, यानी जननिक प्रदेश भूतल पर इस प्रकार के अनेक प्रदेश हो सकते हैं। यानी जननिक प्रदेश है वो भूतल पर अनेक हो सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होते हैं। जो भी तत्व हम लेते हैं, कोई भी एक विशेष तत्व लेकर के किसी भी प्रदेश में किसी भाग को बांटा जा सकता है, किसी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, या वहाँ की जो भू संरचना है उसके आधार पर। इस प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भूभाग में, भूतल पर इस प्रकार के अनेक प्रदेश हो सकते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत में भी अनेक प्रदेश बांटे गए हैं। उसी प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में भूतल पर इस प्रकार के अनेक प्रदेश हो सकते हैं, जो कि तत्वगत समानता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तत्वगत समानता, यानी किसी एक विशेष तत्व की इनमें समानता पाई जाएगी, या तो भौतिक भूभाग है उनकी समानता पाई जाएगी, जैसे पर्वत प्रदेश हो गया, पठारी प्रदेश हो गया, मैदानी प्रदेश हो गया, तो इनमें एक अपनी अपनी समानताएं हैं कि पूरा प्रदेश मैदानी है, पूरा प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा प्रदेश है वो पठारी क्षेत्र है, तो इनमें तत्वगत समानता होती है। और भूतल पर इस प्रकार एक ही तत्व पर आधारित अनेक प्रदेश हो सकते हैं, यानी उनमें एक ही आधारभूत तत्व हो और उसमें एक अलग अलग प्रदेश उससे बांटे जाएं। ये प्रादेशिक भूगोल की विषय सूची को प्रस्तुत करते हैं, यानी जननिक प्रदेश जो है वो ये बताते हैं कि प्रादेशिक भूगोल की विषय सूची क्या है। प्रादेशिक भूगोल की विषय सूची को प्रस्तुत करते हैं। तो जननिक प्रदेश है वो प्रादेशिक भूगोल की विषय सूची को बताते हैं, यानी प्रादेशिक भूगोल में कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं, वो जननिक प्रदेश के जो तत्व हैं जिस आधार पर जननिक प्रदेश का वर्गीकरण हुआ है उससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है, विषय सूची क्या है। इस प्रकार पहला जो प्रदेश का प्रकार हुआ वो जनरिक प्रदेश या जेनेरिक रीजन हुआ, जो किसी एक तत्व या एक विशिष्ट संबंध पर आधारित होता है। इसमें जो तत्व हैं उनको आवश्यकता अनुसार क्या है, अलग अलग बांटा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार किसी एक विशेष तत्व को लेकर के फिर दोबारा से प्रदेश का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन ये किसी एक विशेष तत्व या विशिष्ट संबंध पर ही आधारित होते हैं। और भूतल पर इस प्रकार के अनेक प्रदेश पाए जाते हैं और इनमें क्या है, तत्वगत समानता देखने को मिलती है, यानी एक तत्व विशेष पर आधारित ये प्रदेश होते हैं। और प्रादेशिक भूगोल की विषय सूची को इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, या ये प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है विशिष्ट प्रदेश, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन या विशिष्ट प्रदेश। यह अपने आप में अनूठा प्रदेश होता है। विशिष्ट प्रदेश है वह अपने आप में एक अनूठा प्रदेश होता है, इसके जैसा दूसरा कोई भी प्रदेश नहीं होता, क्योंकि यह एक सर्वतत्वीय इकाई है, यानी इसमें सारे तत्व जो प्रादेशिककरण के हैं, जैसे विल्पलसी ने प्रादेशिककरण के अंदर आधारभूत 16 तत्व बताए हैं। विल्पलसी ने प्रादेशिककरण के 16 तत्व बताए। तो इस प्रदेश में ये सर्वतत्वीय प्रदेश है,
यानी ये सारे 16 तत्व हैं वो इस प्रदेश में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो प्रदेश हैं विश्व में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक अनूठा होता है और यह एक ही स्थान पर स्थित समस्त प्रकार के भौगोलिक तत्वों, यानी एक स्थान पर जो सर्व तत्व सम्मिलित में पाए जाते हैं, तो एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार यानी समस्त प्रकार के जो तत्व है वो पाए जाते हैं, उनके अंतर संबंधों पर आधारित होता है। यानी उन विभिन्न प्रकार के तत्वों पर आधारित यह एकमात्र एक अनूठा प्रदेश होता है और इसके जैसे और प्रदेश उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए क्या है, ये अपने आप में एक अनूठा प्रदेश है। इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों को अलग अलग भागों में भी आगे बांटा गया है। जैसे जननिक प्रदेश है, उसको 2 प्रकार के प्रदेशों में बांटा गया है। जननिक प्रदेश को 2 भागों में आगे बांटा गया है। जननिक प्रदेश के 2 भाग बांटे गए हैं, जिसमें पहला जो है वो है समरूप प्रदेश। समरूप प्रदेश, इसको हम फॉर्मल रीजन बोलेंगे। समरूप प्रदेश या फॉर्मल रीजन। और दूसरा इसका भाग बांटा गया है प्रकार्यात्मक प्रदेश। प्रकार्यात्मक प्रदेश। तो पहला हो गया समरूप प्रदेश और दूसरा हो गया प्रकार्यात्मक प्रदेश या फंक्शनल रीजन। तो पहले हम देखते हैं समरूप प्रदेश के बारे में। समरूप प्रदेश क्या होता है? तो समरूप प्रदेश जो है वो इसका निर्धारण कुछ गिने चुने तत्वों या संबंधों की समानता पर आधारित होता है। यानी जो समरूप प्रदेश है वो कुछ तत्वों की समानता या समरूपता पर आधारित, यानी समरूप प्रदेश है वो कुछ विशेष तत्वों की समरूपता या समानता पर आधारित होता है। यानी इसका सीमांकन जो है या इसका निर्धारण जो है कुछ चुने गए तत्वों या संबंधों की समानता पर आधारित होता है। यानी ऐसे तत्व जो आपस में समानता रखते हैं उसी के आधार पर इस प्रदेश का निर्धारण किया जाता है, जिसे समरूप प्रदेश कहा जाता है। इसका सीमांकन आवश्यकता अनुसार एक या अनेक तत्वों पर आधारित हो सकता है। यानी समरूप जो प्रदेश है उसका सीमांकन है वो आवश्यकता के अनुसार या तो एक तत्व पर आधारित होगा, एक तत्व, अनेक तत्व या सर्व तत्व आधारित भी हो सकता है। यानी किसी एक चीज को लेकर के हम प्रदेश का वर्णन कर सकते हैं, उसके बाद अनेक तत्वों को भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, या सभी जितने भी तत्व यानी 16 तत्व जो विटलसी ने बताई है प्रदेशों के वर्गीकरण के, उसके अनुसार भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं इनमें जैसे भौतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, और सांस्कृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, ये जो प्रदेश हैं भौतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश और प्राकृतिक प्रदेश, इनको समरूप प्रदेशों में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्रदेशों के वर्गीकरण में जो पहला प्रकार है जननिक प्रकार, उसके जो 2 प्रकार हैं समरूप और प्रकार्यात्मक प्रदेश। इसमें हमने समरूप प्रदेश के बारे में जाना कि ये कुछ तत्वों की समानता पर आधारित होता है जिनमें आंतरिक समानता पाई जाती है। यह एक तत्वों पर भी आधारित हो सकता है, अनेक तत्वों पर भी आधारित हो सकता है,
और सारे जो तत्व हैं उन पर भी आधारित हो सकता है। भौतिक प्रदेश, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो इस प्रकार के प्रदेशों के उदाहरण हैं। आगे हम प्रकार्यात्मक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रकार्यात्मक प्रदेश का विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।